हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद हमने पढ़ा था एम्पिरिकल मास। मतलब जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वहां से हमको जो मास मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग एम्पिरिकल मास। ये चार टर्म हमने पढ़े थे। क्लियर? जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसका जो मास रहेगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंपल रेशियो में लिखेंगे तो वो बन जाएगा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास रहेगा उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल मास। क्लियर है? अब ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला एम्पिरिकल मास होता है उसके बाद मैंने कुछ दो फॉर्मूलेज आपको लिख के दिए थे। पहला जो फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया था वो लिख के दिया था मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू एम्पिरिकल मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स, सबसे पहले हमने देखा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एन। फिर हमने सेकंड फॉर्मूला जो देखा था वो देखा था एन का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए देखा था मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। और यहां से हमने एन का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया था। क्लियर है? तो ये होता है कैलकुलेशन का पार्ट जहां पे हमने दो फॉर्मूलेस को यूज किया था। दो चार क्वेश्चन भी देखे थे जहां पे हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को फाइंड किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर के क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं। ठीक है? अब देखेंगे क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। तो 78 जो है वो क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या है। तो गिवन की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको गिवन सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो गिवन क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है? 78। या तो ये AMU रहेगा या तो ये क्या होना चाहिए? U होना चाहिए। क्लियर है? इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। अब सिंपल सी बात है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने हैं। तो उन्होंने कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है कि कार्बन जो है वो 92% है और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना है? 7.6%। कितना है? 7.6%। क्लियर है? तो यहाँ पे ये 92.4% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 92.4%। क्लियर? तो कार्बन का परसेंटेज गिवन है और कार्बन के परसेंटेज के साथ साथ हाइड्रोजन का परसेंटेज भी गिवन है। ठीक है? तो उन्होंने यहाँ पे पूछा है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड में इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो उस कंपाउंड का हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों फाइंड करने हैं। क्लियर? अब ये जो डेटा गिवन है इस डेटा को हमको यूज करना है। तो इसमें क्या करना है, जब भी हमें परसेंटेज से एम्पिरिकल फॉर्मूला या तो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना होता है तो हम उसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे। ठीक है? तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है, और कुछ रो बनाने हैं और इससे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो कॉलम होता है उस कॉलम में लिखेंगे कि यहाँ पे हम कौन से एलिमेंट को यूज करने वाले हैं। इसको यूज करेंगे, कौन से एलिमेंट को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन इन दो एलिमेंट्स को क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्लियर है? तो पहले कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स। दूसरा जो कॉलम होता है उसमें क्या करेंगे? हम उनका परसेंटेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परसेंटेज।
अब यहाँ पे जो परसेंटेज गिवन है, कार्बन कितना है 92.4% एंड हाइड्रोजन कितना है 7.6%। क्लियर। तो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सेकंड कॉलम में रहेगा परसेंटेज, और थर्ड जो कॉलम रहेगा यहां पे लिखेंगे उनका एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना आता है 12, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना रहेगा 1। ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स के सिंबल, सेकंड कॉलम में लिखेंगे कि वो एलिमेंट कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है, और थर्ड कॉलम में लिखेंगे कि उन एलिमेंट का जो रहेगा वो मास कितना रहेगा। अब फोर्थ कॉलम में क्या करना है? फोर्थ कॉलम में क्या करना है? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। क्या करना है? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास यहाँ पे करना होगा। क्लियर है? तो इसमें कितना आना चाहिए 92.4 डिवाइडेड बाय 12, और इसमें आएगा 7.6 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया? ठीक है, तो इसका रीजन हम यहाँ पे देखेंगे। तो परसेंटेज जो रहेगा वो 92.4 है, और उस कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और यहाँ पे सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। इफ हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 7.7 और ये आता है 7.6। क्लियर हो गया? क्या आता है? एक आता है 7.7 और दूसरा आएगा 7.6। अब परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इनमें हमको दो नंबर मिले, एक मिला है 7.7 और दूसरा मिला है 7.6। अब क्या करेंगे? इनमें से जो छोटा नंबर है उस नंबर से बाकी को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इस कॉलम का जो आंसर है वो है 7.7 और 7.6। इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है? 7.6। तो 7.6 को 7.6 से डिवाइड करेंगे, और 7.7 को भी 7.6 से हम लोग डिवाइड करेंगे। इसको एटम रेशो बोलते हैं, या तो एटॉमिक रेशो भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेशो। तो अब यहाँ पे हम लोग जब एटॉमिक रेशो फाइंड करेंगे तो एटॉमिक रेशो कितना आना चाहिए? 7.7 डिवाइडेड बाय 7.6 इक्वल्स टू 1.01 के आसपास आंसर रहेगा। यहाँ पे 7.6 डिवाइडेड बाय 7.6, तो आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1 रहेगा। क्लियर? अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अब इसको क्या करेंगे? सिंपल रेशियो में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल रेशियो ये 1.01 है, तो अप्रोक्सीमेट कितना बन जाएगा? 1। यहाँ पे भी 1 है तो ये बन जाएगा 1। क्लियर है? तो कार्बन का सिंपल रेशियो कितना है? 1, और हाइड्रोजन का सिंपल रेशियो कितना है? 1। इसका मतलब यहां से हमको जो मिलेगा, ये जो हमने बॉक्स निकाला है 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉलम का जो हम यहाँ पे बॉक्स निकालते हैं, यहां से हमको मिलता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या मिलेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अब इसमें देखेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में सिंपल रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, इनका रेशियो जो रहेगा वो कितना रहेगा? 1:1। तो इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनना चाहिए CH। क्या बनना चाहिए? CH। लेकिन जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, उस एम्पिरिकल फॉर्मूला के नीचे क्या लिखते हैं हम लोग? N लिखते हैं, और N का वैल्यू बाद में हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग इसका एम्पिरिकल मास देखेंगे, तो एम्पिरिकल मास कितना होना चाहिए? एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। एक कार्बन रहेगा 12 प्लस 1 हाइड्रोजन रहेगा 1, तो ये बन जाएगा 13। ठीक है। तो ये जो डेटा गिवन है, इस डेटा के हिसाब से उसका एम्पिरिकल मास कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। क्लियर है? अब हमको निकालना क्या है? मतलब सॉरी, इनका एम्पिरिकल मास फॉर्मूला क्या रहेगा? CH। अब हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं चाहिए, सॉरी, पहली बात तो थी एम्पिरिकल फॉर्मूला की, तो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड कर लिया है, और इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा ये क्या रहेगा? CH।
अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमको n पता होना चाहिए, और n पता करने के लिए मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास पता होना चाहिए। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी गिवन है और एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमने एम्पिरिकल मास फाइंड किया, सही है। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, n का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो n के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना है 78 और एम्पिरिकल मास कितना है 13, कितना है 13, क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने n का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे जो रहेगा वो n का वैल्यू कितना रहेगा 6 रहेगा, क्लियर। तो जब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए CH/6, इसको और आगे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा C6H6, क्या बनाएंगे C6H6। तो C6H6 जो रहेगा वो क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। तो ये जो डेटा गिवन था उस डेटा के हिसाब से, जिसमें मॉलिक्यूलर मास दिया था, कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया था, और उन्होंने एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए बोला था। तो हमने पहले टेबल निकाला। जब भी आपको परसेंटेज दिया हुआ है और वहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या तो एम्पिरिकल मास पूछा हुआ है, तो आपको इसी मेथड के थ्रू जाना पड़ेगा। कॉलम बनाने पड़ेंगे, 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करने के बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला CH मिला है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 मिला है, और एम्पिरिकल मास कितना था 13, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था उसको हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते रहते हैं, ओके है। अब ये हुई इस क्वेश्चन की बात। ऐसे हम लोग और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और ये क्लियर हो जाएगा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, ओके है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड है मतलब एक बात क्लियर हो गई, यहाँ पे कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि ये कंपाउंड कौन सा है, ऑर्गेनिक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस, मतलब उसको स्टडी करने के बाद, गेव फॉलोइंग डेटा, मतलब उसने हमको एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है। वो डेटा क्या है वो देखेंगे, क्योंकि डेटा जो रहेगा वही से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें लिखा हुआ है कार्बन इज 57.8%, हाइड्रोजन जो है वो है 3.6% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। मतलब ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे गिवन में ऑक्सीजन भी लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन कितना है वो नहीं बताया है। उन्होंने कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज 100 में से माइनस करेगा, क्योंकि टोटल जो परसेंटेज रहेगा वो कितना रहेगा 100। उसमें से कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है, हाइड्रोजन का भी गिवन है, तो उनमें से बचा हुआ जो रहेगा वो किसका रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा, ठीक है। आफ्टर दैट उन्होंने दिया हुआ है वेपर डेंसिटी, क्या दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड। मतलब ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, और वेपर डेंसिटी कितना है, इक्वल्स टू 83, कितना है 83। देन फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल मास, क्लियर। इतनी बातें हमको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है, हो गया। तो इतनी बातों को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब देखो
ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव फॉलोइंग डेटा। उन्होंने जो डेटा गिवन है वो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन। कार्बन कितना है, कार्बन दिया हुआ है 57.8%, हाइड्रोजन दिया हुआ है 3.6%, तो बचा हुआ क्या रहेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 57.8 माइनस 3.6, सही है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये आ रहा है 38.6, कितना आ रहा है, 38.6। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज रहेगा 38.6। तो इस प्रकार से अब देखो तीन ही टाइप के एलिमेंट है, तीन में से कार्बन दिया था, हाइड्रोजन दिया था। कार्बन हाइड्रोजन इन दोनों को 100 में से माइनस करेंगे तो बचा हुआ जो रहेगा वो कौन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से यहां पे हमने ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड किया है। तो रेस्ट इज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहेगा, 38.6 रहेगा। अब आती है नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी। अब यहाँ पे वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, वेपर डेंसिटी को हम लोग यहाँ पे वीडी से शो करता हो। वेपर डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो उसको क्या करेंगे, वाटर के डेंसिटी के साथ क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों का जो रेशो होता है उस रेशो को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी बोलेंगे। अब वेपर डेंसिटी क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। तो वेपर डेंसिटी के डबल जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा। गिवन में लिखा है तीनों का परसेंटेज, साथ में उन्होंने वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। वेपर डेंसिटी कितना है, कंपाउंड का वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, तो कंपाउंड का वेपर डेंसिटी कितना है, 83। जब कंपाउंड का वेपर डेंसिटी 83 है तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है, 83, तो ये कितना बन जाएगा, 6 और ये 166। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा, उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा वो कितना रहेगा, 166 रहेगा। तो गिवन क्या है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का परसेंटेज, साथ में मॉलिक्यूलर मास मतलब वेपर डेंसिटी दिया था, वहां से हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया है। ठीक है। पहले कॉलम में क्या लिखना होता है, पहले कॉलम में लिखना होता है एलिमेंट्स, कौन से है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सेकंड कॉलम में क्या लिखना होता है, परसेंटेज। कार्बन परसेंटेज कितना है, 57.8, हाइड्रोजन इज 3.6 एंड ऑक्सीजन इज 38.6। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास। कार्बन एटॉमिक मास इज 12, हाइड्रोजन एटॉमिक मास इज 1 एंड ऑक्सीजन एटॉमिक मास इज 16। क्लियर है। अब परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, तो ये बन जाएगा 57.8 डिवाइडेड बाय 12, ये रहेगा 3.6 डिवाइडेड बाय 1 और ये बन जाएगा 38.6 डिवाइडेड बाय 16। अब इनको क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इफ हम पहले को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.82, सेकंड में कितना आएगा 3.6 आएगा और लास्ट में आएगा 2.41। क्लियर। तो ये बन जाएगा उनका परसेंटेज बाय एटॉमिक मास का रेशो। क्लियर हो गया। तो परसेंटेज दिया था, एटॉमिक मास दिया था, तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिलेगा। कार्बन के लिए कितना मिला है 4.82, हाइड्रोजन में 3.6 और ऑक्सीजन में 2.41। क्लियर है। इस वैल्यू को क्रॉस वेरीफाई करते रहना है,
ताकि आंसर गलत ना हो जाए। क्लियर है? अब क्या करेंगे, एटॉमिक रेशियो फाइंड करेंगे। अब एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, 4.82, 3.6 एंड 2.41, इन तीनों में से कौन सा नंबर छोटा है, 2.41। तो इस 2.41 से इन सभी नंबर को डिवाइड करेंगे। रिपीटिंग अगेन, जो परसेंटेज बाय मास का जो रेशो आता है उसमें सबसे छोटा नंबर जो रहेगा उस सबसे छोटे नंबर से बाकी सभी नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसको भी खुद से डिवाइड करेंगे और बाकी को भी हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा, कितना आएगा, 4.82 डिवाइडेड बाय 2.41, तो ये आ जाएगा 2। क्लियर है ना? ये कितना है, 3.6 डिवाइडेड बाय 2.41, कितना आएगा, 2.41, तो ये बन जाएगा 1.5। सही है ना? हाँ, तो अप्रोक्सीमेट चाहते हैं हम लोग, तो इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 2.41 डिवाइडेड बाय 2.41 इक्वल्स टू 1। क्लियर है? तो ये एटॉमिक रेशो निकला है। कार्बन के लिए 2 निकला है, हाइड्रोजन के लिए 1.5 निकला है और ऑक्सीजन के लिए 1 निकला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल रेशो जो रहेगा वो सिंपल नंबर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये किस में है, पॉइंट में है, और इसीलिए यहाँ पे कितना है, 2, इसमें है 1.5 और इसमें कितना रहेगा, 1 रहेगा। पॉइंट में नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका पॉइंट निकालने के लिए इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3। अब एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1.5 जो है वो डेसिमल पॉइंट में आता है, हमको डेसिमल पॉइंट वाला आंसर नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तीनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 2। क्वेश्चन इज दैट 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये सिंपल रेशियो बोल रहा है, सिंपल रेशियो पॉइंट में नहीं होना चाहिए। इसके पहले वाला जो आंसर था, देखो मैंने बोला 1.01 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट 1 कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 1.5 को अप्रोक्सीमेट 1 कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है उसके पास होना चाहिए। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं 99% है, इसका मतलब वो अप्रोक्सीमेट 100% के पास बोल सकते हैं, लेकिन किसी को 70% है तो उस 70% को हम लोग 100% नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1.01 को अप्रोक्सीमेट 1 बोला था, लेकिन यहाँ पे 1.5 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट 1 भी नहीं बोलेंगे, अप्रोक्सीमेट 2 भी नहीं बोलेंगे। तो इस डेसिमल पॉइंट को निकालने के लिए मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, और आप एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो बाकी सभी नंबर को भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आएगा सिंपल रेशो। इफ हम ऐसा करते हैं, मैं पहले लिखता हूं 2 है, सेकंड में लिखता हूं 1.33 है, और थर्ड में लिखता हूं कि 1 है, तो ये 1.03 नहीं है। इफ यहाँ पे 1.03 होता तो इसको 1 कंसीडर करेंगे, लेकिन जब 1.3 रहेगा तो इसको हम लोग 1 कंसीडर नहीं करेंगे। इतना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे नहीं करना है। तो अब इस डेसिमल पॉइंट को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं इस नंबर को, देखो ये तो डेसिमल पॉइंट में नहीं है, ये भी नहीं है, जो डेसिमल पॉइंट में है पहले उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट वाला है, इफ मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये बन जाएगा 1.66। तो ये अभी भी डेसिमल में ही आ रहा है, और ये कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है, ये 1.9 नहीं है जिसको 2 बोलेंगे, ये 1.6 है, तो ये ना ही 2 है ना ही 1 है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो यहां पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं। तो इफ हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये बन जाएगा 3.99। हाँ, इसको अप्रोक्सीमेट 4 बोल सकते हैं, क्योंकि ये 3.99 है। इसका मतलब अब एक नंबर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है,
तो बाकी नंबर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 3। ऐसा होता है कन्वर्जन। हम 1.5 को 2 भी नहीं बोलेंगे, 1 भी नहीं बोलेंगे, इसलिए इस 1.5 जो डेसिमल पॉइंट में है उसका डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए मैं सभी नंबर को मल्टीप्लाइड बाय 2 करता हूं। इफ ये फिगर इस प्रकार से होता तो 2 से मल्टीप्लाई करके बात नहीं बनती, वहां पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते। किससे मल्टीप्लाई करते? 3 से। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इस नंबर को चेंज करता हूं, यहां पे लिखा है 3, इसमें लिखा है 1.25 और इसमें लिखा है 1.5। ऐसे एग्जाम्पल के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहला नंबर तो नॉन डेसिमल वाला ये दोनों के दोनों डेसिमल पॉइंट वाले हैं। अब मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं वो नहीं देखना है, सिंपल लैंग्वेज में देखना है। दीज आर डेसिमल, दीज आर नॉन डेसिमल। क्लियर। अब इसमें देखते हैं, तो इन जिनके पास डेसिमल है उसको निकालना है। तो पहले मैं क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 1.5 का बन जाएगा 3.0। चलो अच्छी बात है, इसका डेसिमल पॉइंट निकल गया। हमको सबके बारे में सोचना है। इफ मैं इसकी बात करता हूं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये बन जाएगा 2.50। इसकी बात नहीं बनी। मतलब एक नंबर जो डेसिमल वाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट निकल गया। दूसरा भी नंबर जो डेसिमल वाला था तो वहां से हमने उसको भी, एक को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाकी को भी 2 से करो, एक को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाकी को भी 3 से करो। तो एक नंबर को आप सिंपल रेशियो में लाने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपको बाकी नंबर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो भी डेसिमल वाला ही आ गया। इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने से बात नहीं बनेगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्लियर। अब 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या होगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4.5। बात तो यही पे नहीं बन रही है, सही है। तो यहां पे ये 4.5 आ रहा है, तो 4.5 जो है वो ना ही 4 है ना ही 5 है। आप 4 बोलेंगे तो यहाँ पे हमने देखा था 0.5 वालों को हमने आगे लेके नहीं गए थे। इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी बात नहीं बनेगी। एक में भी बात नहीं बनती है तो आप आगे जा सकते हो। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं 4 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से। तो क्या होगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये कितना बन जाएगा 6.0। हाँ ये बात बन गई। दूसरे के लिए भी बननी चाहिए। 1.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5.0। हाँ इसमें भी हो गया। इसका मतलब 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके बात नहीं बनेगी, तो 4 से मल्टीप्लाई करके बात बनेगी। आपको एक एक नंबर सीक्वेंसली ट्राई करना है। क्लियर है। अब इन दोनों को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया? 4 से। तो 3 को भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12। क्या बन जाएगा? 12। तो इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं? सिंपल रेशियो को बनाते हैं। क्लियर है। इनका काम कुछ न्यूमेरिकल्स में आ सकता है और इसीलिए उस बात को मैंने यहीं पे आपको बता दिया। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको सिंपल रेशियो मिल गया है। कितना मिला है सिंपल रेशियो? कार्बन रहेंगे 4, हाइड्रोजन रहेंगे 3 और ऑक्सीजन रहेंगे 1। क्लियर है। एक बार आप सॉल्यूशन को देख सकते हो तो इनका रेशियो जो रहेगा 4:3:2 रहेगा। तो इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये जो सिंपल रेशियो है, ये सिंपल रेशियो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बताएगा। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको एम्पेरिकल मास बताएगा और एम्पेरिकल मास से हम लोग मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? सिंपल रेशियो एम्पेरिकल फॉर्मूला बताएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको एम्पेरिकल मास बताएगा, और ये दो बातें हमको पता चलेगी तो आगे का कुछ पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो पहले बात करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला की। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला, कार्बन कितना रहेगा 4, तो ये बनना चाहिए C4। हाइड्रोजन कितना रहेगा 3, तो ये रहेगा H3। ऑक्सीजन कितने रहेंगे 2।
क्लियर है? तो ये बन जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब एक बात हमने फाइंड कर ली है। हो गया? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद क्या फाइंड करना है? एम्पिरिकल मास। तो इसका एम्पिरिकल मास कैसे रहेगा? जैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, क्या है? 4 इंटू कार्बन प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन। क्लियर है? तो रहेगा 4 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 32। सही है? अब और आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन यहां पे लिखेंगे। तो ये रहेगा कितना? 48 प्लस ये कितना है? 3। 32 कैसे है? यहाँ पे तो 16 आएगा ना। हाँ, ऑक्सीजन का 16 है, तो ये बन जाएगा कितना? 32। क्लियर है? क्लियर है? तो 48, 3 और कितना आया था? 48, 3 एंड 32। हाँ, ये कितना हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, तो ये बन जाएगा 83। तो इसका एम्पेरिकल मास जो रहेगा वो कितना आएगा? 83 आएगा। हो गया? तो अब यहां पे हमने दो बातें फाइंड कर ली, एम्पेरिकल फॉर्मूला और एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास कहां से मिला? एम्पेरिकल फॉर्मूला से। और एम्पेरिकल फॉर्मूला कहां से मिला? सिंपल रेशो से। सिंपल रेशो कहां से मिला? एटॉमिक रेशो से। एटॉमिक रेशो कहां से मिला? परसेंटेज और एटॉमिक मास से। क्लियर? और परसेंटेज और एटॉमिक मास कहां पे है? परसेंटेज क्वेश्चन में दिया था, एटॉमिक मास आपको याद रखने के लिए बोला था मैंने। हो गया? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इन दो टर्म्स को फाइंड कर चुके हैं। तो एम्पेरिकल मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों मिल गए। और एक और बात बाकी है, कौन सी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये बात हमको फाइंड करना है, इसके लिए n पता होना चाहिए। तो n का वैल्यू मिलेगा कहां से? तो n का वैल्यू रहेगा मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, सॉरी एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास कहां से मिला? वेपर डेंसिटी से। वेपर डेंसिटी दिया हुआ है और वेपर डेंसिटी से हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया, तो वो है 166। और एम्पिरिकल मास यहां पे फाइंड किया था, वो था 83। तो नंबर आएगा 2। नंबर कितना आएगा? 2। तो n का वैल्यू तो मिल गया। अब n का वैल्यू मिलेगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मिलना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला C4H3O2। C4H3O2 बाय 2 आएगा। यहाँ पे n के जगह ये n जो है वो हमने फाइंड कर लिया हुआ है, कहां पे? यहाँ पे। तो n का वैल्यू आएगा 2। इस 2 से ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर होने की वजह से जो भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा, अब ब्रैकेट के अंदर कौन है? कौन है ब्रैकेट के अंदर? ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और साथ में कौन है? कार्बन है। तो ये 2 जो रहेगा वो तीनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? 4 कार्बन पहले से है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा C8। 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा H6। 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है, उसको और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा O4। तो ये रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस प्रकार से यहां पे जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। और इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिक मॉलिक्यूलर मास, ये सब कुछ हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। ठीक है? इस प्रकार के क्वेश्चन दोनों फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी इसके ऊपर नीट या JEE में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? तो ये है क्वेश्चन आंसर्स किसके हिसाब से? एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हिसाब से। हो गया? क्लियर है? अब ये इरेज करने के पहले मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिख लेता हूं, आप वो सॉल्व करो तब तक, जब तक मैं ये इरेज करूंगा। तो थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा ये है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन
and remaining chlorine. Its molecular mass is 98.96. Then find molecular formula, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल मास। क्लियर है? क्वेश्चन यहां पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। पहले आप वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिस प्रोसीजर से इसके पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी प्रोसीजर से इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि इसको हम लोग सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपाउंड कंटेन्स हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो पहले हमको हमेशा क्या लिखना है, गिवन। कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। क्लियर? कार्बन कितना है, 24.27, हाइड्रोजन इज 4.07, रिमेनिंग क्लोरीन। तो क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 4.07 माइनस 24.27। क्लियर है? तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 71.65। तो ये रहेगा 71.65। तो इतना क्या होना चाहिए, क्लोरीन का परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। हो गया? तो जो गिवन था वो लिख लिया। हाँ, एक और बात गिवन है, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 98.96 AMU। क्लियर है? तो ये डेटा आपके पास गिवन है। अब इस गिवन डेटा से पहले हमको क्या फाइंड करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए सिंपल रेशो तक हमको जाना पड़ेगा। तो कॉलम 1 को फिल करते हैं। कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। परसेंटेज लिख लेते हैं, 24.27, 4.07, 71.65% क्लोरीन। अब रही बात एटॉमिक मास की, तो कार्बन 12, हाइड्रोजन का कितना है, 1 है और क्लोरीन आता है 35.5। हमने क्लोरीन के दो आइसोटोप्स देखे थे, उन दोनों आइसोटोप से हमने फाइंड किया था कि उनका एवरेज आइसोटोपिक मास कितना होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, यहां पे रहेगा 24.27 डिवाइडेड बाय 12, फिर आएगा 4.07 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। क्लियर है? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2.02, इसमें आएगा 4.07 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 2.02। क्लियर है? अब क्या करना है, 2.02, 4.07 एंड 2.02, इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2.02। तो इससे बाकी को डिवाइड करेंगे तो 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02 इक्वल्स टू 1, 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, तो ये कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 2 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, तो ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके इस प्रकार से सॉल्व किया है। तो इसमें सिंपल रेशियो कितना आया, 1, ये कितना आया 2 और इसके लिए कितना रहेगा 1। हो गया? अब हमको सिंपल रेशियो मिल गया। तो सिंपल रेशियो से क्या मिलेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कार्बन का रेशियो कितना है 1, तो ये रहेगा C1, 1 को नहीं लिखते। हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो ये रहेगा H2 और Cl कितना है 1, तो ये बन जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताएगा, एम्पिरिकल मास बताएगा। तो एम्पिरिकल मास क्या होना चाहिए, एम्पिरिकल मास रहेगा 1 इंटू कार्बन प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू क्लोरीन। क्लियर है? आंसर क्या आना चाहिए, 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 2
प्लस 1 इंटू 35.5। क्लियर? आगे जाएंगे तो ये रहेगा 12, ये रहेगा 2 और ये रहेगा 35.5। सही है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा 0.5, 5 6 7 8 9, ठीक है, 3 और 2 सॉरी 3 और 1 4, तो ये आना चाहिए 49.5। कितना आना चाहिए 49.5। तो ये क्या होना चाहिए एम्पिरिकल मास। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, एम्पिरिकल मास मिल गया। अब बारी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके लिए n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। n इक्वल्स टू 98.96 डिवाइडेड बाय, मतलब अप्रोक्सीमेट 99 है, डिवाइडेड बाय 49.5। तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा 2 रहेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है CH2Cl बाय 2 क्यों आया, क्योंकि n का वैल्यू कितना निकाला 2 निकाला, तो ये बन जाएगा C2H4Cl2। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल मास, ये तीनों बातें हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में है, जहां पे परसेंटेज दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है और उन्होंने एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। आप उसको इसी पैटर्न में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।